राघव, मेरा नया चश्मा बनवा दे। मुझे आजकल इसमें से कुछ भी साफ नहीं दिखता है। मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ, ललिता जी ने अपने बड़े बेटे को कहा, जो लगभग घर से निकलने को तैयार हो रहा था। ओह माँ, आपको कितनी बार बोला है, जब भी घर से निकलूँ तो पीछे से आवाज़ मत दिया करो, पर आप भी अपनी आदत से मजबूर हो और यही काम रात को बोल देती तो सुबह ये टोका टोकी तो नहीं होती। मैं तुझे पिछले सप्ताह भर से बोल रही हूँ, फिर दुकान के पास ही तो चश्मे वाला है, तुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, ललिता जी ने कहा। हाँ हाँ पता है, ज़्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं हूँ जो जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ, बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी कुछ काम बोल दिया करो। और राघव दनदनाता हुआ चला गया। तभी उसकी पत्नी रजनी बोलती है, सही तो है, आखिर हर काम यही क्यों करें, छोटा काम हो या बड़ा काम, इन्हीं की भागा दौड़ी होती है। सुबह सबसे पहले अपनी नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ आता है। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी ललिता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तभी शोरगुल सुनकर मंझला बेटा राकेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है। रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ और मुझे अपनी नींद भी पूरी करने नहीं देता है। रात तक दुकान में खटते रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। राकेश की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी रोहिणी बीच में ही बोल पड़ती है, घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे एक यही तो है जो रोज़ रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहक ही संभालते हैं और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ, कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज़ हल्ला मच जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग जाता है। जो करता है वो ही मरता है। रोहिणी ये कहकर कमरे में चली जाती है। ललिता जी भौचक्की सी खड़ी रहती हैं। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हश्र देखकर वो दुखी हो रही थीं। आखिर उन्होंने अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी रख दी थी जो उन्हें आज ये सब सुनना पड़ रहा है। माँ का ज़रा सा काम उनसे नहीं हो रहा है या वो इस काम को टालना चाह रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर काम थोप कर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो ये सब सोच रही थी कि सबसे छोटा बेटा महेश भी उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज़ रोज़ घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर रखा है। ये दोनों तो सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब तो मैं ही करता हूँ, रात तक लगा रहता हूँ। मेरा दिमाग थक जाता है और आपको इस चश्मे की पड़ी है। और वो हाथ से छीन कर चश्मा फेंक देता है। ललिता जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती हैं। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आखिर एक माँ को ये सब दिन दिखाने से पहले भगवान अपने पास बुला क्यों नहीं लेता है। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर और भी तेज़ रोने लगती हैं। आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए, मुझ विधवा को भरे ज़माने में अकेला क्यों छोड़ गए। रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी सबसे छोटी बहू दीपा आती है। ये लो, ये तो सोई पड़ी हैं, अब रसोई कौन बनाएगा। सबको भूख लग रही है, इन्हें तो कोई काम है ही नहीं, पर हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ललिता जी की नींद खुली और वो उठकर रसोई में चली गईं। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है। तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गवा दिया। अब सबके खाने का समय हो गया है, थोड़ी देर के बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे। ललिता जी ने खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था, वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थीं, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि कोई अच्छी सी साड़ी हो तो निकाल दे, 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। अरे तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर जाओ, वैसे भी अभी बहुत सारी सब्जियां साफ़ करनी है, वो कौन करेगा। मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और पढ़ाना भी है। साड़ी मेरे पास कोई है नहीं है, अपने बेटों से मांगो, मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ। ललिता जी मन महसूस कर रह गईं। उनकी ज़िंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटे बहू की सुनो, फिर दिन भर घर के काम में लगे रहो। उनकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी। वो तो सोचा करती थी कि 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा, लेकिन वो गलत थी। उन्होंने ही अपने तीनों बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उनकी गलती पर भी उन्हें कभी डांटा नहीं था, जिससे वो बदतमीज़ हो गए थे।
उनकी हर इच्छा पूरी करी, उन्हें उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की ज़रा भी कदर नहीं करते थे। ललिता जी जब तक सुहागन थीं, उनकी घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी, जिसमें तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थीं। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते रहे। उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत नाम था और वहाँ पर मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थीं। ये बात अलग है कि जिसके पति ने वो दुकान खोली थी, उन्हीं की पत्नी को आज एक एक साड़ी के लिए तरसना पड़ रहा था। पति रूपचंद की मौत के बाद तीनों बेटे उसी में जम गए और अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन घर की घंटी बजी। रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया था। सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी, और हाँ मैं भी चलूंगी। सबने आपसी सहमति की तो सब जाने को राज़ी हो गए। पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? दुकान पर रघु को रख देंगे, वैसे भी रघु हमारा नौकर सब कुछ संभाल लेगा, और घर पर आपकी मम्मी रह लेंगी। अब ये तो विधवा है, भला शुभ काम में जाकर क्या करेंगी? सभी इंतजाम करके तीनों बेटे बहू समेत इस पारिवारिक शादी में चले गए। ललिता जी का भी बड़ा मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता है। तीनों बेटे बहू के जाने के बाद अचानक से एक दिन ललिता जी का भाई घर पर आया तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। ललिता जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। कैसे बेटे हैं? माँ का एक चश्मा तक नहीं बनवा सकते, घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी लाकर तक नहीं दे सकते। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जीजा जी के जाने के बाद से ये कुछ महीनों में ही आपका क्या हाल हो गया है? वैसे दुकान तो जीजा जी के नाम पर थी, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी होगी, तो आपने बेटों को उनकी मनमर्जी करने क्यों दी? भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है और ना ही मैंने इतना सोचा है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी खोलकर देखे ही नहीं। मन में यही बैठा था कि इनके जाने के बाद ये घर और दुकान तो बेटों की हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। तो मैं अपने आप को भूल ही गई थी। जी, आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा सकती हैं? ललिता जी ने अपने पुराने बक्से से कुछ फाइलें निकालकर भाई को दिखा दी, जो उन्होंने कभी खोलकर देखना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी भोली जीजी, महीनों से बेटे बहुओं के ताने सुन रही हो, खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन कागज़ों में साफ लिखा है कि जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटे बहुओं को घर से निकाल भी सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके हिस्से में आएगी। आपके जीते जी इन दोनों पर आपके बेटे हक नहीं जता सकते हैं। ये सुनते ही ललिता जी का चेहरा खिल गया, उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाईं और वो चले गए। ललिता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगीं। 2 दिन के बाद सब परिवार समेत शादी से लौटकर आए तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर तो ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए? सबके मन में यही सवाल था। तभी ललिता जी अपने कमरे से बाहर आईं और बोलीं, तुम सब शादी से आ गए, शादी कैसी रही? वो तो सब ठीक रही, पहले ये बताओ हमारे कमरे में ताले किसने लगाए हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम तीनों के कमरे में ताले मैंने लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कहीं और ढूंढ लो घर। माँ, बुढ़ापे में सटिया गई हो क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है और हमारे ही कमरों में ताला लगा रखा है। आपका दिमाग तो नहीं फिर गया क्या? राघव चिल्लाने लगा। तभी राकेश भी बोला, माँ को पागल खाने भर्ती करवाना पड़ेगा, बहकी बहकी बातें करने लगी हैं। छोटा वाला महेश भी बोला, माँ सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया, कमरों की चाबी दे दो वरना मैं पुलिस को बुलाकर ले आऊँगा। तभी ललिता जी चिल्लाकर बोली, तुम तीनों चुप करो, ज़रा भी माँ से बात करने की तमीज़ नहीं है। ना तो मैं सठिया गई हूँ, ना ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है, और ना ही मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी में है कि मैं तुम्हें इस घर में रखना चाहती हूँ कि नहीं। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और इस दुकान की मालकिन मैं हूँ, और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का कहीं और इंतज़ाम कर लो, और दुकान पर मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पर करके गए हैं। माँ के मुंह से ये बात सुनकर तीनों बेटों और बहुओं के पांव तले नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, आखिर माँ भी उनके साथ ऐसा कर सकती हैं। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई। राघव नरमाई से बोला, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने ही बच्चों को घर से कोई निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं, पर माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती।
हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। माँ, आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा हो तो माफ़ कर दें, इतनी बड़ी सज़ा मत दें। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? राकेश बोला। माँ तो बच्चों को माफ़ कर ही देती है। माँ, अब हमें साड़ियों का ही काम आता है, दूसरा धंधा हम कैसे कर पाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं की भी अकल ठिकाने आ गई। रजनी, रोहिणी और दीपा भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती हैं। ललिता जी कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम सबको ऐसे तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ। सज़ा दूंगी तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ को सज़ा देने का हक है, ताकि उसे बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। हो सकता है भविष्य में वो तुम सबके साथ भी वही दुर्व्यवहार करें, इसलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। पैसों की कीमत भी समझाना ज़रूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर लगे ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने दुकान पर आते रहोगे, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी में तुम्हें घर चलाना होगा। तीनों बच्चों को सज़ा देकर ललिता जी का अशांत मन शांत हुआ और वो आत्मसम्मान के साथ रहने लगी। तो दर्शकों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो भगवान भी माफ़ नहीं करता है। जिस माँ ने पाला, जन्म दिया, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के व्यस्त दौर में उनके लिए समय नहीं निकाल सको तो कम से कम उन्हें कड़वे बोल बोलकर उनका दिल तो मत दुखाओ। तो दोस्तों, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए।